सो हेलो एवरीवन। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन के बारे में पढ़ा था एंड इस लेक्चर में हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। सो डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन के अंदर आपको मैंने समझाया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। सो इन डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन पार्टिकल्स they were separated, were uniformly distributed throughout the solution prior to the centrifugation. Centrifugation से पहले वो throughout solution में distributed थे. So density gradient centrifugation is variation of differential centrifugation in which the sample is centrifuged in a medium that gradually increases in density from top to bottom. So यहाँ पर हम दो टाइप की डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन देखेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द रेट जोनल सेंट्रीफिकेशन एंड द सेकेंड वन इज़ द आइसोपिकनिक सेंट्रीफिकेशन. सबसे पहले बात करते हैं रेट जोनल सेंट्रीफिकेशन की. तो यहाँ पर जो सेपरेशन होता है, अच्छा एक और बात, और जो रेट जोनल सेंट्रीफिकेशन होती है इसको हम वेलोसिटी सेंट्रीफिकेशन भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेलोसिटी सेंट्रीफिकेशन. ओके, सो दिस is used for the separation of the particles on the basis of the differences in the sedimentation rate. And यहाँ पे जो separation होता है वो according to their size, according to their density होता है. अब जो gradient बनाने के लिए आप materials use करोगे that would be the sucrose, glycerol, ficol. जो high density वाले हमारे पास materials होते हैं उनका हम use करते हैं to make the gradient. सो यहाँ पर हम 5 to 20% आप सुक्रोज का सोल्यूशन जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं. 5 to 20% सुक्रोज का सोल्यूशन यूज़ किया जाता है. ग्लिसरॉल, फिकॉल, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट के फॉर्मेशन के लिए. सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लाइक रेट जोनल सेंट्रीफिकेशन में जो डेंसिटी रेंज है उसको आप इस तरीके से चूज़ करोगे सो दैट द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एट ऑल द पॉइंट्स ड्यूरिंग द सेपरेशन. So in this type of the centrifugation, samples are centrifuged just long enough to separate the molecules of interest into the discrete zones. जब तक हम प्रोसेस करते रहते हैं, जब तक हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जब तक कि हमें डिस्क्रीट जोन्स नहीं मिल जाती हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट की. हाउएवर सिंस क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है देन द डेंसिटी ऑफ ग्रेडियंट, हेंस इफ़ अ सैम्पल इज सेंट्रीफ्यूज्ड much longer than necessary, all the components of this sample will end up in a pellet at the bottom of the tube. तो जितने भी हमारे पास सैम्पल के components हैं वो आपको ट्यूब के बॉटम में मिल जाएंगे. So here we can see the rate zonal centrifugation. रेट जोनल सेंट्रीफिकेशन क्या है, डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन का एक वेरिएशन है जहाँ पे कि जो सैम्पल आपने क्या करना है, द सैम्पल इज़ प्लेस्ड एज अ थिन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द सॉल्यूट. तो ये हमने क्या करना है, सपोज़ हमने ना टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमें ग्रेडियंट बनाना है. सपोज़ कि हमारे पास ना ये एक ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, हमें उसमें ग्रेडियंट तैयार करना है. तो देखो रेट जोनल सेंट्रीफिकेशन से हम सेल ऑर्गेनेलीज को सेपरेट कर सकते हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सेल ऑर्गेनेलीज जो कि हमने सेपरेट किए थे डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन से, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो सेल ऑर्गेनेलीज जो हमने मिल गए थे डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन से, अब उन सेल ऑर्गेनेलीज को आप सेपरेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़. सो यहाँ पे आप जो मीडियम यूज़ करोगे, मीडियम वुड बी सुक्रोस आप यूज़ कर सकते हो. कितना 5 to 20% आप सुक्रोस यूज़ कर सकते हो एज अ मीडियम. सो क्योंकि हमें ना हाई डेंसिटी वाले मीडियम का यहाँ पे यूज़ करना होता है. नाउ अब हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पर जो है अपना ग्रेडियंट तैयार करना है कि यहाँ पे मान लीजिए 15% कंसनट्रेशन है सुक्रोज की, यहाँ पे 20% है, फिर यहाँ पे 30% है.
तो ऐसा जैसे आप बॉटम पे जाओगे ना तो आपकी जो इंक्रीज़ होता जाएगा जो डेंसिटी है. सो दैट इज़ द ग्रेडियंट कंसिस्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, right? So gradient consists of the increasing concentration of solute and therefore the density from top to the tube to the bottom. So top से अगर आप bottom में जाओगे तो density क्या हो रही है, increase हो रही है. Okay. So अब हमने gradient तैयार कर लिया. अब इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, अपना जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेली का मिक्सचर है, जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेली का मिक्सचर है उसको हम यहाँ पर डालते हैं, उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं. सो यहाँ पे जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सो व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अप्लाइड, पार्टिकल्स जो है क्योंकि उनका साइज़ डिफरेंट है, उनका डेंसिटी डिफरेंट है, तो वो नीचे मूव करेंगे एंड आपको एज अ डिस्क्रीट बैंड की तरह शो होंगे एट द डिफरेंट रेट. क्योंकि जो ग्रेडियंट है सल्यूट का इन द ट्यूब एंड द पार्टिकल्स एट द लीडिंग एज ऑफ ईच जोन continuously encounter a slightly denser solution and therefore slightly impeded. मतलब कि आपको जो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले टॉप पे आपको क्या करना है, टॉप पे लेयर ऑफ द सोल्यूट आपको डालना है. टॉप पे हमने अपना सैम्पल डालना है. सो यू हैव टू पुट द सैम्पल, जो भी आपको सेपरेट करना है, जो भी सेल ऑर्गेनेली का सैम्पल था उसको हमने टॉप पे रख दिया ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द सोल्यूट. एंड उसके बाद आप देखोगे जो हमारे फास्ट सेडिमेंटिंग कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पहले नीचे आ जाएंगे, बॉटम पे आ जाएंगे, और जो जिनकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रह जाएंगे. सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा डेंस होगा वो ज़्यादा जल्दी जो है बॉटम पे आएगा. सो अगर हम रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन देखें तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है. इन एडिशन टू द प्रिपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स and the cellular components, rate zonal centrifugation can also be used to determine the sedimentation coefficient and the molecular weight of the biological macromolecules. Now the second type of centrifugation is the isopycnic centrifugation. Isopycnic centrifugation को हम buoyant density centrifugation बोलते हैं या फिर equilibrium density gradient centrifugation भी बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है that it separates the particles only on the basis of the buoyant density and वो independent होता है of the shape and the size of the particle and it is also independent of the time of the centrifugation. फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने टाइम के लिए सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, it is independent of the time of the centrifugation. Now ये जो टेक्निक है that is used to separate the particles of similar size but different density. ऐसे particles को हम separate कर सकते हैं जिनका size different है, जिनका साइज़ सिमिलर है लेकिन उनका डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है. उनका डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है, उसको हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं. So sedimentation of the particles in the density gradient occurs until the buoyant density of the particles become equal to the density of the gradient. So isopycnic centrifugation में हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ग्रेडियंट होता है एंड वहाँ पर क्या हो रही है, सेपरेशन हो रही है. ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे इनटू द ग्रेडियंट अंटिल ईच पार्टिकल रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम. मतलब जब वो पार्टिकल जो है वो बायंट डेंसिटी के बराबर नहीं हो जाता, मतलब ग्रेडियंट का जो डेंसिटी है वो पार्टिकल के बराबर नहीं हो जाता तब तक. सो जब तक सेडिमेंटेशन होगा until the buoyant density of the particles is equal to the density of the gradient. So isopycnic centrifugation से हम न्यूक्लिक एसिड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी. सो यहाँ पे हम ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं यूजिंग द सीजियम क्लोराइड. नाउ सीजियम क्लोराइड को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो 6 मोलर सीजियम क्लोराइड होता है that is equal to the density of double stranded DNA that is around 1.6 gram per centimeter cube. So अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सीजियम क्लोराइड का हमने सोल्यूशन लिया है, उसको हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स उसके अंदर है फिर वो सेपरेट हो जाएंगे.
यहाँ पर डीएनए आप देखिए, डीएनए की जो बाइंड डेंसिटी होती है वो 1.70, that is 1.70 gram per centimeter cube. Therefore, it will migrate to the point in the gradient where the cesium chloride density is also 1.70 gram per centimeter cube. तो ये जो यहाँ पे रीडिंग्स लिखी हुई है, ये सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी ग्रेडियंट हमने यहाँ पर तैयार किया है कि सीजियम क्लोराइड का यहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट है. यहाँ पे जो डीएनए है वो तब तक मूव करेगा जब तक कि वो अपनी जो डेंसिटी है उसके बराबर नहीं हो जाता. So are you getting my point? Like the DNA has a band density of about 1.70 gram per centimeter cube, and therefore it will migrate to the point in the gradient where the cesium chloride density is also 1.70 gram per centimeter cube. तो ये तब तक लाइक ऊपर माइग्रेट करेगा उस पॉइंट तक जहाँ पे कि सीजियम क्लोराइड की जो डेंसिटी है उसके बराबर इसकी नहीं हो जाती. ऑल राइट. सो वहीं अगर हम बात करें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन जो है दैट इज़ हैविंग लोअर बाइंड डेंसिटी, सो इट फ्लोट एट द टॉप ऑफ द ट्यूब. वेराज अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए फॉर्म्स द पेलेट एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, क्योंकि इसकी जो बाइंड डेंसिटी है वो हाई है. सो आरएनए इज़ हैविंग अ हाई बाइंड डेंसिटी. सो वो क्या रह जाता है, पेलेट में रह जाता है. सो in this way, the isopycnic centrifugation can therefore separate the DNA, RNA and protein. ये तो बात हुई DNA, RNA और प्रोटीन्स की. आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन से आप सेटेलाइट DNA को भी लाइक सेपरेट कर सकते हो. सपोज हमारे पास यहाँ पर हमने प्रिपेयर करा है हमारा ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट, एंड यहाँ पे सपोज करो 1.7 and here 1.6, 1.8. तो नीचे जैसे आओगे तो वो बढ़ रहा है. सो जो सेटेलाइट डीएनए है वो आपको लाइक जो हमारा डीएनए होता है वो तो 1.7 पे मिलेगा आपको. उसका जो बैंड है, मेन बैंड आपको 1.7 पे मिलेगा. एंड अगर हम बात करें 6.5 एंड दिस इज़ 1.6, तो जो आपका सैटेलाइट डीएनए है वो आपको थोड़ा सा ऊपर मिलता है, सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि जो सैटेलाइट डीएनए होता है दैट इज़ एडेनिन थाइमिन रिच. ओके, एडेनिन थाइमिन रिच, देयरफॉर वो लेस डेंस होता है, इट इज़ लेस डेंस, क्योंकि जिसके अंदर ग्वेनिन और साइटोसिन का कंटेंट होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है. बट बिकॉज सैटेलाइट डीएनए इज़ एडेनिन थाइमिन रिच, देयरफॉर इट इज़ हैविंग लो डेंसिटी, तो उसका बैंड जो है वो आपको थोड़ा सा ऊपर मिलेगा. नाउ द सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कन्फर्मेशन. सो आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर डीएनए और सुपरकॉइल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी सेपरेट कर सकते हैं. सो इन लेबोरेटरी सीजियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट द लीनियर डीएनए फ्रॉम द सर्कुलर सुपरकॉइल डीएनए. सो यहाँ पे हम एक इंटरकैलेटिंग एजेंट का यूज़ करेंगे विच इज़ द ETBR. सो ETBR इंटरकैलेट करता है बिटवीन द बेस पेयर्स इन द DNA ऑफ द डबल हेलिक्स, DNA डबल हेलिक्स के बीच में वो इंटरकैलेट करता है. एंड ईच मॉलिक्यूल ऑफ ETBR विच इंटरकैलेट्स कॉजेज द डबल हेलिक्स टू अनवाइंड, वो उसकी अनवाइंडिंग करा देता है. सो The DNA ETBR intercalation causes the unwinding of DNA helix, जिससे क्या होता है, which reduces the bind density of the DNA. तो DNA की जो bind density है वो decrease हो जाती है by 0.125 gram per centimeter cube for the linear DNA. However, जो covalently closed circular supercoiled DNA होते हैं वहाँ पर कोई free end नहीं होता, तो they have very little freedom to unwind and can only bind to a limited amount of ETBR. So अगर हम लीनियर डीएनए की बात करें तो ये आपका हो गया लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके पास तो फ्री एंड्स हैं, तो ये ज़्यादा ETBR के साथ बाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा ETBR मॉलिक्यूल्स इसके साथ बाइंड कर सकते हैं. वेयर एज अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है,
सर्कुलर सुपर कोइल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसके पास तो कोई फ्री एंड्स है ही नहीं, तो फ्री एंड्स नहीं है तो वहाँ पे बहुत कम ईटीबीआर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरकैलेट कर पाएंगे, ज्वाइन हो पाएंगे उससे. सो a limited amount of ETBR can bind to it and as a result वहाँ पे जो लाइक सुपर कोइल्ड डीएनए सर्कुलर फॉर्म में जो है वहाँ पे जो डिक्रीज़ होगा बैंड डेंसिटी में दैट वुड बी लेस, दैट वुड बी अराउंड 0.085 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो linear DNA molecules with free ends, they are constrained and they can bind with more ETBR molecule, जिसकी वजह से उनकी जो बाइंड डेंसिटी है उसमें ज़्यादा डिक्रीज़ आएगा. सो इसीलिए आपको क्या जो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो उसका जो बैंड है वो आपको ऊपर मिलेगा और जो सुपर कोइल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसका जो बैंड है वो आपको नीचे मिलेगा. So in this way, using the isopycnic centrifugation, we can separate the linear double-stranded DNA from the supercoiled double-stranded DNA. So that's all for today. If you liked the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.